जब भी हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो कि अक्सर हमसे छूट जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने छोटे से 18 महीने के कार्यकाल में भारत को एक नई दिशा दी और उसके बाद वो अचानक से कहीं छुप से गए, जैसे कि उनकी कहानी को ही मिटा दिया गया हो। सोचिए एक ऐसे समय पर भारत का प्रधानमंत्री बनना जहां पर एक ओर से पाकिस्तान और चाइना हमें कमजोर समझ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ भारत में भुखमरी और अकाल जैसी समस्याएं भी चल रही थी। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी शास्त्री जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि असली लीडरशिप होती क्या है। लेकिन शास्त्री जी की एक कहानी ऐसी भी है जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तश्कांत 10 जनवरी 1966 अचानक से शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. सरकार का कहना था कि उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से तो नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि क्या उनकी मृत्यु असल में नेचुरल डेथ थी या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा। सोचिए एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया और वो भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के रास्ते की ओर भी लेकर गए। अगर आप लोगों को भी लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भुला देना हमारी एक गलती है तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। आखिर कौन है लाल बहादुर शास्त्री जी और क्या है उनकी मृत्यु के पीछे का असली राज, और क्या सच में उनको पूरी तरीके से भुला दिया गया है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब शास्त्री जी को अचानक से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक से देहांत हो जाता है। ये एक ऐसा टाइम था जब भारत एक बहुत ही बुरी कंडीशन में था। ऑलरेडी 2 साल पहले यानी कि 1962 में भारत चाइना से एक वॉर भी हारा था। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. हार इस वक्त तक पूरा देश भुला नहीं पाया था। देश का मोराल पूरी तरीके से गिर चुका था और सभी लोगों का विश्वास भी खत्म होता जा रहा था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो देश में कई समस्याएं चल रही थी। नागालैंड में सेपरेटिस्ट का मूवमेंट हो रहा था, कश्मीर में हजरत बल क्राइसिस का इशू था, तमिलनाडु में हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और इन सभी समस्याओं के बीच हमारे देश में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। हमें अनाज बाहर देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहली चुनौती उनके पास थी नागालैंड में हो रहे प्रोटेस्ट को शांत करवाना। यहाँ नेहरू जी भी जाना अवॉइड किया करते थे, लेकिन शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक पीस मिशन रिलीज किया और वहाँ शांति बनाने की कोशिश की। हजरत बल का क्राइसिस भी उन्होंने ही संभाला, जहाँ एक साइड रिलीजियस रैली हो रहे थे और वहाँ प्रोटेस्ट भी शुरू होने वाले थे। लेकिन शास्त्री जी की शांत और सूझबूझ वाली लीडरशिप की वजह से ये प्रोटेस्ट भी वहाँ शांत हो गए थे। इसके अलावा तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। Now, back in the 1960s, Tamil Nadu witnessed anti-Hindi protests with many opposing the imposition of Hindi. डीएमके पार्टी के नेताओं का कहना था कि तमिलनाडु को हिंदी नहीं चाहिए और ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए थे कि वहाँ के आम लोग अपने आप को जिंदा जला रहे थे। और इन सभी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए शास्त्री जी ने अपनी सूझबूझ से एक फैसला दिया कि हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और दंगे शांत भी हुए। एक तरफ शास्त्री जी हमारे देश को एक शांति की राह पर ले जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक के बाद चैलेंजेस आते ही जा रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना नेतृत्व देश के लिए छोड़ा नहीं। पर सोचिए 18 महीनों में उन्होंने इतने सारे काम किए, लेकिन फिर भी उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो उन्हें आखिर मिली क्यों नहीं। साल 1965 आ गया, भारत के सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने हमें कमजोर समझकर हम पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ये सोचते थे कि भारत कहाँ ही हम पर हमला करेगा। वहाँ के प्रधानमंत्री तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और कहाँ धोती कुर्ता पहनने वाले शांत इंसान है, ये क्या ही हम पर हमला करेंगे। लेकिन शास्त्री जी के बारे में उनका ये सोचना एक उनकी बड़ी गलती साबित हुई। अयूब खान ने एक प्लान बनाया जिसे ऑपरेशन गिबल्तार कहा गया। उन्होंने कश्मीर में लोगों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अपने कुछ इन्फ्लेटर्स भेजे, लेकिन जो उन्होंने सोचा था एकदम उसका उल्टा हुआ। कश्मीर के लोगों ने उन इन्फ्लेटर्स को पकड़कर इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया। जब उनका ये प्लान फेल हुआ तो पाकिस्तान ने भारत पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस अटैक के जरिए उन्होंने कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश करी और अयूब खान ने सोचा था कि
कि वो धीरे धीरे करके दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शास्त्री जी ने उनको डटकर जवाब दिया और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शास्त्री जी ने अपने जर्नल्स को सिर्फ एक ही बात कही, अब हम डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलने जा रहे हैं। और 6 सितंबर 1965 को भारत ने लाहौर की तरफ एक बड़ा अटैक लॉन्च किया और इस अटैक के जरिए इंडियन आर्मी लाहौर के अंदर तक पहुंच गई थी। कहां पाकिस्तानियों का ये मानना था कि वो भारत पर अटैक करेंगे और दिल्ली में आराम से चाय पियेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा, बल्कि भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुस गया था। उनका कहना यह था कि अगर कोई हमारी तरफ तलवार उठाने की कोशिश करेगा तो हम शांति से जवाब नहीं देंगे, बल्कि तलवार का जवाब तलवार से देंगे। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और इस वॉर को जीतने के बाद जो भारतीयों का विश्वास खो चुका था वो धीरे धीरे करके वापस आ गया था और अयूब खान को भी ये समझ आ गया था कि भारत जरूर एक शांत देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी लड़ सकता है। और ये जीत तो सिर्फ भारत की शक्ति का एक प्रदर्शन था। जब पूरी दुनिया भारत को एक गरीब और विकासशील देश के रूप में देखा करती थी, तब शास्त्री जी ने भारत को एक नई राह दी। उन्होंने भारत को सिर्फ बॉर्डर पर ही जीत नहीं दिलवाई, बल्कि भारत को अंदर से भी आत्मनिर्भर बनाया। और ये सपना हुआ ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए। आप लोगों को याद होगा कि 1960s के टाइम पर भारत विदेशों से गेहूं इंपोर्ट किया करता था। हम यूएस से आने वाले लाल गेहूं को खाने पर मजबूर थे, लेकिन शास्त्री जी का कहना था कि ये हालत पूरी तरीके से बदलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत के किसानों को काफी सपोर्ट किया और उन्हें नई नई खेती की टेक्निक से इंट्रोड्यूस भी करवाया और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंट्रोड्यूस किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई को भी इंट्रोड्यूस किया और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ। और फिर ऐसे ही आने वाले कुछ सालों में भारत अब पूरी दुनिया में वीट एक्सपोर्ट करने लगा था। जिस भारत को एक टाइम पर दूसरे देशों से खाना मंगवाना पड़ता था, अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर भी बन चुका था। लेकिन शास्त्री जी सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने दूध उत्पादन को भी ऑर्गेनाइज करने का सपना देखा था। 1965 में उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल के कैटल फीड फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और वहीं से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी हुई। और इसी का नतीजा है कि भारत आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश ये समझते थे कि भारत तो एक छोटा सा देश है, तब शास्त्री जी ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि भारत देश किसी से कम नहीं है। जिस जंग ने भारत को जीत दिलवाई थी, इस जंग का अंत एक एग्रीमेंट से हुआ था, तशकांत समझौता। लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ एक एग्रीमेंट से ज्यादा एक ऐसी मिस्ट्री बन गया है जो कि आज तक अनसॉल्व भी रह गई। 22 दिन तक चली भारत और पाकिस्तान के बीच की ये लड़ाई 22 सितंबर को खत्म हुई, लेकिन आखिरी समझौता 1966 में हुआ सोवियत यूनियन के बीच में आने की वजह से। ये एग्रीमेंट उज्बेकिस्तान के तशकांत शहर में हुआ, इसलिए इसे तशकांत समझौते के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देशों को अपनी अपनी आर्मी को उस पोजीशन पे वापस लाना था जहां पर उनकी आर्मी पहले से थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत को इस वॉर में एडवांटेज मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी शास्त्री जी ने शांति बनाए रखने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। लेकिन ये एग्रीमेंट साइन होने के कुछ घंटों बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। 10 जनवरी 1966 की रात को शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। सरकार ने कहा कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन उनके परिवार और काफी लोगों का यह मानना था कि ये एक साजिश है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशियस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। सबसे पहला सवाल कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? जब उनकी मृत्यु किसी एक दूसरे देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पर हुई तो उनका पोस्टमार्टम होना जरूरी था। उनकी बॉडी पर नीले निशान थे, उनकी बॉडी एक ही दिन में पूरी फूल चुकी थी, जो कि हार्ट अटैक के केस में तो नहीं होता। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो खाना उन्होंने उस रात खाया था वो उनके पर्सनल कुक ने बनाया ही नहीं था। एक रशियन शेफ और इंडियन एम्बेसडर ने वो खाना बनवाया था। इस बात से एक और नया सवाल पैदा हो जाता है, क्या शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था? Want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack or was it a state-sponsored murder? कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये CIA का काम था, क्योंकि भारत उस वक्त न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर था। और कुछ लोग KGB को भी इसका दोष देते हैं, जो कि सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट एजेंसी भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनको हार्ट अटैक आया था तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वेटरन लीडर्स ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? और जब 2009 में इस बात पर RTI फाइल की गई तो उनसे जुड़ी सभी फाइल्स को पब्लिक करने से मना कर दिया और ये कहा गया कि अगर ये फाइल्स पब्लिक हो गई तो
जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री की मौत के बारे में जानने का हक तो देश के लोगों को बनता ही है? शास्त्री जी सिर्फ 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उन्होंने इन 18 महीनों में वो कर दिखाया था जो कि कई लोग 18 साल तक पावर में होने के बाद भी नहीं कर पाते। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि ही थी जो कि उनको अलग बनाती थी। एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे तब उनकी बेटियों ने उनसे एक कार मांग ली थी। शास्त्री जी ने कहा अगर बैंक से लोन मिलता है तभी वो ये कर सकते हैं। सोचिए कि एक प्रधानमंत्री जो कि अपने परिवार के लिए ईमानदारी से लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं, वो अपने देश के लिए कितने ईमानदार होंगे। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि शास्त्री जी को उतना सम्मान मिलना चाहिए था जितना उन्हें कभी मिला ही नहीं। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई और उनकी कहानी एकदम धुंधली पड़ती जा रही है। तो ये थी शास्त्री जी के छोटे से 18 महीने के टेन्योर की कहानी, जो कि 18 सालों से ज्यादा बड़ी लगती है। आप लोगों की शास्त्री जी को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।